हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं कृष्ण पारिक और लास्ट के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक चीज़ें, और आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कि आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में एक नाम सुना होगा, और वो नाम क्या सुना होगा, दैट इज स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो अब इसी की बात करेंगे, स्लोप क्या होती है, स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ये चीज़ हम समझेंगे। तो स्लोप का ज़्यादा कोई बड़ा फंडा नहीं है। सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, और ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, और ये लाइन मैंने ड्रॉ करी। यहाँ पे मैंने 4 लाइनें ड्रॉ करी हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस लाइन की स्लोप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, साइज से कोई मैटर नहीं करता, स्लोप कौन सी लाइन की सबसे ज़्यादा है। तो स्लोप को अगर आपको समझना है तो आप लोग गार्डन वगैरह में झूला देखा होगा आप लोगों ने, आप झूले पे जाके झूला झूलते हो, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ है। अगर मान लो आपको ऐसा झूला पकड़ा दिया जाए कि झूलो और मज़े लो, तो क्या आपको बिल्कुल भी मज़े आएंगे? आपको बिल्कुल भी मज़े नहीं आएंगे। अगर आपको ऐसा झूला पकड़ाए तो थोड़ा बहुत मज़ा आएगा झूलने का भी, लेकिन अगर ऐसा झूला आपको मिल जाए स्लाइड होने के लिए, तो इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जैसे से आगे जा रहे हो, फिर अब डर का माहौल क्या हो रहा है, आपका बढ़ने लग रहा है। तो यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर 4 जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करे, वहाँ पे स्लोप का फ़र्क आ रहा है। इसकी जो स्लोप है वो सबसे कम है, इसकी स्लोप थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी स्लोप और ज़्यादा हो गई, और सबसे ज़्यादा स्लोप इसकी है। ठीक है, और ऐसा करते करते सबसे मैक्सिमम स्लोप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहाँ तो आप झूल ही नहीं पाओगे, सीधी लाइन है, वहाँ से बैठोगे नीचे गिरोगे सीधे। ठीक है, तो उसकी स्लोप क्या है, सबसे ज़्यादा स्लोप है। और सबसे कम स्लोप क्या है, बिल्कुल ये अगर हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल ही ऐसे, तो यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है। तो यहाँ पे 0 स्लोप है, यहाँ थोड़ी बढ़ गई, यहाँ थोड़ी बढ़ गई, यहाँ थोड़ी बढ़ गई, यहाँ थोड़ी बढ़ गई। ठीक है, लेकिन स्लोप को हम किस वे में हम मेजर करते हैं, तो स्लोप को देखने का तरीका ये होता है कि आप ये जो लाइन है वो ओरिजिन के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, थीटा एंगल बना रही है, यहाँ पर भी कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा, यहाँ भी कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा, और यहाँ पर तो थीटा कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो थीटा होता है उसका tan हम निकालते हैं, tan थीटा। tan थीटा ही आपको क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। बट जो थीटा है वो कौन सा एंगल होना चाहिए, इस तरफ वाला एंगल या उस तरफ वाला एंगल, तो हम बोलेंगे स्लोप tan थीटा। स्लोप आपका जो एंगल होगा वो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला मतलब क्या, कि अगर मैं बोलूँ कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, और एक लाइन है ये वाली लाइन, और आपको बोल दिया कि ये आपको थीटा दे रखा है, सपोज एंगल थीटा है, किसके साथ बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये जो थीटा है यहाँ पर, इसका tan ही आपको क्या बताता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, दिस लाइन स्ट्रेट लाइन है वैसे ये, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, tan थीटा होगी। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि ये एंगल है आपका 60 डिग्री, तो इस लाइन की स्लोप बताइए आप, तो आप क्या बोलोगे, इस लाइन की स्लोप हो गई tan 60 डिग्री। मतलब tan 60 कितना होता है, √3। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज √3। तो ये था आपका स्लोप का कंसेप्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो था स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, आपका होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा क्या होता है यहाँ पे, विद थीटा इज एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मैं 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एक लाइन मैंने ये बनाई, ये एंगल कितना, ये एंगल आपको बता दिया 45 डिग्री। एक लाइन मैंने ये बनाई, ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल है इसके। एक लाइन मैंने बनाई जो कि ऐसे है,
बिल्कुल ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो ये वाली लाइन है, और ये एंगल आपको दे रखा है सपोज 30 डिग्री। इन चारों लाइन की स्लोप आपको बतानी है। तो देखिए ध्यान से, एंगल 30 डिग्री तो आपको निकालना होता है 10, और थीटा कौन सा, इस एक्सिस के साथ एंगल, तो ये कितना 30, आंसर 1/√3। यहाँ देखोगे यहाँ भी स्लोप क्या होगी 10 में होगी, लेकिन एंगल इधर वाला नहीं लेना, एंगल कौन सा लेना है, इधर वाला लेना है। तो अगर ये 45 है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 180 - 45, 180 - 45 मतलब 10 135, या इसको एज इट इज़ लिख दोगे ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी, 110/45 लिख दोगे, और 180 - 45 है मतलब कहाँ होगा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि 10 क्या होता है सेकंड में नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1। तो इस लाइन की स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल कितना है 0 डिग्री है। ठीक है, एंगल कितना है यहाँ पर, ये एक्स ये इसके पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री, तो स्लोप यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, tan 0 कितना होता है 0 होता है। यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, तो tan 90 आपका हो गया इनफाइनाइट, मतलब स्लोप कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो ये तो था स्लोप का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि सपोज कोई लाइन अगर ऐसे है तो स्लोप कितनी, अगर ये मैं यहाँ पे बना दूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर कोई लाइन ऐसे है स्लोप कितनी है 0, ऐसे बढ़ रही है लाइन तो स्लोप क्या होगी 0 से बढ़ेगी लेकिन पॉजिटिव होगी, क्योंकि 10 यहाँ थीटा क्या होगा 0 से अभी 90 तक पहुँचा नहीं है। जैसे ही यहाँ पहुँच गया थीटा हो गया 90, स्लोप मैक्सिमम हो गई, इनफाइनाइट तक चली गई। जैसे ये यहाँ जाएगा तो थीटा 90 से ज़्यादा होगा, और 10 अगर 90 से ज़्यादा होगा तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अगर लाइन ऐसी है तो स्लोप नेगेटिव होगी, और लाइन ऐसी है तो स्लोप पॉजिटिव होगी। तो लाइन या तो अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट में लाइन आ रही है या इसमें और इसमें आ रही है क्वाड्रेंट में, इस तरह की लाइन कोई भी, तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। ऐसे आ रही है टेढ़ी तो लाइन क्या होगी, स्लोप क्या होगी उसकी, नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक है, अब देखते हैं स्लोप का दूसरा वाला फंडा। तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो स्लोप होती क्या है बेसिकली, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मैं बना दूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सपोज ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट आपका क्या है, इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ x1, y1, x1, y1। एक पॉइंट मैं आपका यहाँ लिख रहा हूँ जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, इसको मैं मिला दूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये जो पॉइंट है आपका हो गया x1, y1। इसको अगर मैं यहाँ मिला दूँ ऐसे इस तरीके से, अब कोऑर्डिनेट में आपको पता होगा थोड़ा बहुत, इस लाइन की अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो मुझे क्या निकालना होगा, मुझे इस थीटा का tan निकालना होगा। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी आपकी tan थीटा, ये मुझे निकालना है। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी होगा आपका थीटा। ठीक है, ये होगा tan थीटा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आप एक बात बताइए, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लिखा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट एक x1, y1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है y1। इसका मतलब यही होता है। यहाँ मैंने x2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है y2। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम आपको समझाते हैं 10th क्लास के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आप मुझे क्या बता सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होगी, वो सोच के बताइए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी y2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है y1, यहाँ से यहाँ तक y1 और यहाँ से यहाँ तक y2, तो ये कितनी होगी, तो ये होगी आपकी y2 माइनस y1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली ये डिस्टेंस आप बताइए, ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस, तो आप बोलोगे x2 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो x1 है, तो यहाँ से यहाँ ये x2 है और ये x1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी x2 माइनस x1। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, x2 माइनस x1 होगी। कौन सी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर हाईलाइट, जिस ट्रायंगल को मैं कर रहा हूँ, उस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। उस ट्रायंगल को ध्यान से देख के बताओ कि टेन थीटा कितना आ रहा है। तो टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने इस वाली साइड कितनी है यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन दिस साइड, बेस ये हो गया x2 माइनस x1। तो टेन थीटा क्या हो गया आपका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब समझना बात को, ये लिखा है y2 माइनस y1, मतलब y कोऑर्डिनेट में चेंज। व्हाट इज दिस, दिस इज द चेंज इन y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो ये जो स्टेटमेंट होता है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल्टा y। क्या लिखते हैं, डेल्टा y। डेल्टा मतलब ये वाला साइन किसका, डेल्टा का। इसका मतलब भी क्या होता है, चेंज का होता है, मतलब डेल्टा y का मतलब चेंज इन y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा x मतलब चेंज इन x। अगर लिखा हुआ है डेल्टा p, इसका मतलब ही क्या होता है कि p2 माइनस p1। ठीक है, p2 माइनस p1, ये होता है चेंज का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप टेन थीटा से सोल्व कर सकते हो अगर आपको थीटा गिवन है। अगर थीटा नहीं गिवन है, आपको कोई दो पॉइंट्स गिवन है, सपोज ये पॉइंट दे दिया और ये पॉइंट दे दिया, तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से। अब देखिए इसी को हम कैसे लिख दिया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ है, ऊपर क्या है, चेंज इन y और नीचे क्या है, चेंज इन x। इसका मतलब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, दिस इज चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है, हम वो निकाल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम वहाँ पर एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं μ1 अपॉन μ2, फिर हम बोलते हैं दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। जो इसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो चीज़ हमेशा किधर आती है, नीचे आती है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, दिस इज़ द चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये चेंज है अपॉन ये चेंज है, और चेंज अपॉन चेंज क्या होता है आपका, तो ऊपर वाले का चेंज विद रेस्पेक्ट टू नीचे वाला। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अभी जो हमने समझा उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में लिखने की कोशिश करूँगा। तो इन अ स्ट्रेट लाइन अगर मैं बात करूँ स्लोप की, तो स्लोप क्या होती है, तो स्लोप होती है आपका टेन थीटा, या स्लोप होती है आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, एंड व्हाट इज डेल्टा y, डेल्टा y इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये तो कहानी थी आपके स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, लेकिन जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ नहीं होते, और कैसे भी ग्राफ आप लोगों को मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं कर्व की तरफ, दूसरे ग्राफ की तरफ, जो कर्व्ड ग्राफ होंगे उनकी तरफ चलते हैं। तो अब स्टार्ट होता है अपना डिफरेंशियल वाली मेन जो चीज़ है। यहाँ देखिए हमने एक ग्राफ बनाया, कुछ इस तरह का ग्राफ हमने बनाया। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन की खास बात क्या होती है कि हमने झूले वाली बात करी थी, स्ट्रेट लाइन में पूरी लाइन पर स्लोप क्या रहती है, सेम रहती है। हर जगह स्लोप क्या रहती है, सेम रहती है ना। क्योंकि अगर यहाँ बात करो तो भी वही थीटा, यहाँ बात करो तो वो भी वही थीटा, यहाँ बात करो तो वही थीटा, हर जगह थीटा क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो टेन थीटा भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा।
लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसे झूले भी देखे होंगे, ऐसे ऐसे भी झूले होते हैं, है ना, झूलने वाले। तो अब क्या होगा, जैसे ही मान लो आप यहाँ से बैठे झूलने के लिए स्टार्ट करें, तो यहाँ क्या स्लोप, बहुत ज़्यादा स्लोप है, यहाँ आपको डर लगेगा काफ़ी। और फिर जैसे ही आप यहाँ आए, यहाँ स्लोप बिल्कुल गायब हो गई, तो आपको यहाँ बिल्कुल मज़े नहीं आएंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्लोप से आ रहे हो तो यहाँ थोड़ा आपको आराम मिलेगा। फिर क्या होगा, आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्लोप मिलेगी। अब यहाँ पर भी स्लोप मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल स्लोप नहीं है, यहाँ भी स्लोप नहीं। अगर झूला थोड़ी देर इतनी दूर होगा तो आप इस पर ज़्यादा देर तक फिसलोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्लोप ही नहीं है। तो इस वाले झूले में क्या है कि स्लोप आपकी सेम नहीं रह रही, स्लोप चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। हर जगह पे स्लोप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्ट्रेट लाइन में क्या था, स्लोप क्या थी, कांस्टेंट थी। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट अगर कर्व की बात करें तो स्लोप क्या होती है, हर जगह चेंज होती रहती है। तो किस तरीके से निकालते हैं उसकी स्लोप, तो देखिए ये आपका ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये ग्राफ। यहाँ पर अगर देखोगे कि यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ पर स्लोप अलग, यहाँ पर स्लोप अलग है। तो आप कैसे निकालोगे स्लोप, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी स्लोप तो हर जगह अलग अलग है। जिस पॉइंट पर आपको स्लोप निकालनी है उस पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ करनी होती है, टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, और फिर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कहाँ कौन सी टेंजेंट की स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो इस टेंजेंट की स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो अगर कर्व की हमें स्लोप निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उसके हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होती है। किसी भी पॉइंट पे स्लोप अगर निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट की हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ कर्व। अब देखिए ध्यान से, इसकी स्लोप निकालनी है। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए ये जो ग्राफ है, मैंने क्या करा, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करी। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। हमने एक पॉइंट कंसिडर करा, ये वाला, दिस इज द दिस पॉइंट इज पॉइंट पी एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ये थीटा मुझे निकालना है, लेकिन मैं ये थीटा कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे 2 पॉइंट तो एटलीस्ट चाहिए, जैसे पहले वाला फिगर हमने बनाया था। तो यहाँ देखिए आप, ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितने, x, y, कितने x, y। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, y है। अब थोड़ा सा इसके जस्ट थोड़ा सा आगे, सपोज यहाँ पर मैं एक पॉइंट और कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट Q। कौन सा पॉइंट, पॉइंट Q मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़े से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे का मतलब क्या हुआ भाई, सपोज ये x1 y1, तो ये कितना x2 y2, ठीक है। ये x1 y1 है, उसके Q के कितने हो गए, x2 y2 हो गए। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, और ये पॉइंट मैं यहाँ ले आऊँ, ये पॉइंट मैं यहाँ ले आऊँ, यहाँ पर भी मैं एक स्लोप खींचूंगा, यहाँ पर भी मैं एक दूसरी स्लोप खींचूंगा। कौन से पॉइंट पर, तो मैंने पॉइंट ये Q वाले पॉइंट पर स्लोप खींची, तो Q वाले पे स्लोप अलग होगी, आप सबको पता है। P वाले पे स्लोप क्या होगी, अलग होगी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा, कितना होगा, थीटा में कुछ ऐड कर देते हैं, कितना, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्यों, डेल्टा थीटा मतलब थीटा में जो चेंज आएगा, हमने बात करी थी डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो थीटा में थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो x2 है, जो x2 हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए अगर ये जो पॉइंट Q है, अभी P और Q के बीच में गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है। हमें पता है हम यहाँ से यहाँ तक की स्लोप तो निकाल लेंगे। ग्राफ कैसा है अपना, ऐसा वाला ग्राफ है। तो हमें पता है क्या, हमने 2 पॉइंट लिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोलेंगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो क्या इन दोनों के बीच में हर जगह स्लोप अलग अलग है, हम बोलेंगे हर जगह स्लोप अलग अलग ही है। लेकिन अगर यही पॉइंट मान लो थोड़ा यहाँ आ जाए, कि इसके पास आ जाए, इसके पास लाता रहूँ लाता रहूँ लाता रहूँ लाता रहूँ और बिल्कुल पास में ले आऊँ, अगर मैं बिल्कुल ही पास में ले आऊँ तो आपको लगेगा ये जो लाइन बनाई है मैंने वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल ही पास में।
इसको आप दोबारा समझिए। सपोज ये कोई कर्व है, ऐसा कोई कर्व है, तो ये कर्व सीधी लाइन तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बहुत छोटे से पार्ट को अगर आप देखो, बहुत ही छोटे से पार्ट को अगर आप देखो, तो आपको नहीं लगेगा कि वो कर्व है, वो आपको कैसा लगेगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन ही लगेगी। इस बात का थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना है इस चीज़ को, ठीक है। बहुत बड़ा, जैसे मान लो अर्थ अपनी कैसी है, अर्थ अपनी स्फेरिकल है, लेकिन क्या आपको रोड पे चलते हो तो पता चलता है कि ये स्फेरिकल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम बहुत से छोटे से पार्ट के उस पर हम रह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा पार्ट अगर किसी भी कर्व का अगर बहुत छोटा सा पार्ट हम कंसिडर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि अगर आपका पॉइंट Q पॉइंट P के बहुत नज़दीक है, इफ पॉइंट Q इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, अगर Q P के बहुत नज़दीक है तो क्या होगा, क्या इस लाइन को मैं, ये जो कर्व यहाँ P से Q तक जो कर्व जा रहा है उसको मैं स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ, उसको आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो। मतलब वहाँ पर सिचुएशन कैसी बनी हुई है, बहुत जूम करके दिखाऊँ अगर मैं आपको, तो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो P से Q को लाइन मिलाने वाली क्या स्ट्रेट लाइन है? ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर मान लो P यहाँ आ गया, सपोज P कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब मैं दोनों को मिलाऊं तो ये लाइन बिल्कुल कर्व के पास से जाएगी। जैसे जैसे मैं P को पास में लेके आ रहा हूँ, अब ये लाइन क्या होगी, बिल्कुल कर्व के ऊपर आ जाएगी। तो उस लाइन को मैं क्या कंसिडर कर लूँगा, स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, क्लोज टू पॉइंट P, तो स्लोप ऑफ कर्व बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में जो स्लोप आएगी वो आपकी आएगी tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा, tan थीटा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो क्या होती है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि Q पॉइंट P के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। तो आपका जो डेल्टा x होगा, जैसे जैसे Q पॉइंट इधर आएगा, ये वाला जो गैप है यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसमें और इसके बीच में, यहाँ आपका x2 होगा, यहाँ आपका x1 होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1 होगी। मतलब ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, डेल्टा x होगी। तो जैसे ही Q पॉइंट को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या डेल्टा x छोटा हो रहा है? बिल्कुल, डेल्टा x छोटा हो रहा है। हमें Q को बहुत नज़दीक लाना है, लेकिन इतना भी नहीं लाना कि वो P के ऊपर ही आ जाए। तो मतलब बिल्कुल ये जो गैप है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिमिट लगाते हैं। हम लगाते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ोगे आप लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। मतलब 0 नहीं है, बस 0 की तरफ है, मतलब वो बहुत क्लोज हम ला रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है उसको लिखने का तरीका बदल जाता है, और हम क्या लिखते हैं इसको, dy बाई dx। क्या लिखते हैं? dy बाई dx लिखते हैं। और इसका नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब आप वैसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, ऐसे भी तो बोलेंगे इसको, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। d का मतलब क्या है और डेल्टा का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिए, डेल्टा का मतलब तो एक मोटा मोटी चेंज होता है, ठीक है। वो चेंज कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, डेल्टा का मतलब तो, ठीक है। लेकिन d अगर हम यूज़ करते हैं, ये भी चेंज ही है dy, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल चेंज की हम बात करते हैं। dx का मतलब क्या है? बहुत ही स्मॉल चेंज की हम बात कर रहे हैं। डेल्टा का मतलब कितना भी चेंज हो सकता है, लेकिन d का मतलब हम बहुत छोटे चेंज की बात कर रहे हैं। तो dy बाई dx हो जाता है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। और अगर किसी के रेस्पेक्ट में हम चेंज निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है? रेट हो जाती है ना। क्या हो जाती है? रेट। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन, ये दिख रहा है क्या? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंज आएगा वही होगा आपका dy बाई dx।
और वही होगा इस पॉइंट पर tan थीटा। तो dy बाई dx जो है वो आपका क्या है, tan थीटा है, और वही आपका क्या है, स्लोप है। ठीक है, dy बाई dx से क्या है, tan थीटा, और tan थीटा क्या आपका स्लोप है। ठीक है, अब इसके आपको मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूँ फटाफट। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ये कोई ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, ये कोई ग्राफ है, और आपको बोल दिया कि यहाँ वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर सपोज यहाँ पर जो लाइन बन रही है वहाँ पर एंगल कितना है आपका 0 डिग्री, मतलब ये लाइन ऐसे हो गई। आपसे पूछेगा इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, स्लोप हो जाएगी tan 60 दैट इज √3। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको एंगल दिया हुआ नहीं मिलता, तो आपको क्या करना पड़ता है, स्लोप में tan थीटा से काम नहीं चलता। एंगल दे रखा है तो आप tan थीटा निकाल दो, नहीं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा dy बाई dx, आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चीज़ निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो dy बाई dx क्या होता है, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर इसका एक नाम और बोल सकते हैं हम, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ y, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे इसको बोलेंगे d बाई dx। इसको ये नहीं बोलोगे आप कि dy अपॉन dx, ऐसे नहीं बोलोगे। ठीक है, dy अपॉन dx आप नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, dy dx। ठीक है, dy dx पूरा लिखते हैं, dy dx ऑफ y, ये स्टेटमेंट आप बोलोगे हमेशा, dy dx ऑफ y, नॉट dy अपॉन dx। मतलब ये, अब आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो देखिए, हम जब अंडर रूट निकालते हैं किसी नंबर का तो एक सिंबल हम यूज़ करते हैं इस तरह का, तो यहाँ लिख दिया मैंने 16, क्या बोलते हैं, अंडर रूट ऑफ 16। अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी हम कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ लिखते हैं सपोज 96, यहाँ लिखते हैं 7। कुछ हमें कुछ सिंबल पता होता है तभी हम कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा पाते हैं, तो ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तब आपको पता चल गया कि आपको करना क्या है, कि 3+2 मतलब 3 में 2 ऐड करना है, आपको ये पता चल गया। सो व्हाट इज प्लस इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशनल साइन। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, कैसा ऑपरेशन, एडिशन, कैसा ऑपरेशन, डिवीजन, कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करना है, अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो उनके लिए कुछ साइन होते हैं। उसी तरह आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है और किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ किसका अंडर रूट करना है, तो आप बोलोगे कि इस साइन को हटा के जो भी चीज़ है आप उसको अंडर रूट करना है। साइन तो जस्ट ये बताने के लिए था कि आपको करना क्या है, यहाँ पर साइन तो जस्ट आपको ये बताने के लिए है कि आपको करना क्या है। करना क्या था, एडिशन। ये साइन कहाँ चला गया, साइन तो भैया यहाँ साइन थोड़ी आएगा, साइन तो ये बताने के लिए था कि क्या करना है। इसका जो भी यहाँ सपोज यहाँ 8 होता, आंसर क्या लिखते हैं आप, आंसर लिखते हैं 12। अब मैं पूछूँ ये साइन कहाँ चला गया, तो साइन का तो काम है, साइन तो बताने का था कि क्या करना है। उसी तरह अंडर रूट 16 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये साइन कहाँ चला गया, साइन तो कहीं नहीं गया, साइन का तो काम था कि आपको करना क्या है वो बताने के लिए। तो कुछ इस तरह से ही हम डिफरेंशिएशन में भी आपको कुछ साइन मिलेगा, क्या साइन मिलेगा और किसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है dy dx, ये होता है डिफरेंशिएशन का साइन। आपको यहाँ d मिलेगा, यहाँ d मिलेगा, ये नंबर चेंज हो सकता है, ये नंबर चेंज हो सकता है। तो dy dx लिख दूँ मैं, dy dt लिख दूँ, dy dp लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ मैं। इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स। डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है? एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन किसका डिफरेंशिएशन करना है वो आपको नहीं बताया। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप पूरा अगर इसको लिखना चाहो, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन करना है आपको किसी भी चीज़ का, सपोज यहाँ मैंने लिख दिया वाई, क्या लिख दिया? वाई लिख दिया। आप इसको वाई को ऐसे लिखो, चाहे वाई को यहाँ ब्रैकेट में लिखो, कोई बात, एक ही बात। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ, मान लो मैंने लिख दिया साइन टी, लिख दिया साइन टी, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, ओनली टी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसको क्या है ये? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो ये जो साइन होता है ये वाला डी बाई डी एक्स, इस डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका? वाई का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, यहाँ लिख दिया मैंने डी टी स्क्वायर अपॉन डी सपोज डब्ल्यू। इसको आप कैसे बोलोगे? इसको आप बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, मतलब इसको छोड़ के जो भी है उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन डब्ल्यू। दो डी तो हमेशा रहेंगे, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये जो नंबर है डी एक्स वो कंबाइंड फॉर्मेट में है, ये डी इंटू एक्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये डी इंटू एक्स नहीं है, डी इंटू एक्स ये कतई नहीं है, ये पूरा का पूरा एक साथ ही लिखा जाता है डी एक्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि डी से डी को आप काट दो, ऐसा नहीं करना। तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालें? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ फॉर्मूले। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले आपको लिखाऊंगा, जो फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे कि डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से निकालते हैं। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला फॉर्मूला आता है आपका, वो फॉर्मूला मैं लिखाता हूँ यहाँ पर। ये आता है आपका डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स की कोई भी पावर हो, सपोज एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 2 हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, उसका फॉर्मूला होता है ये क्या है? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है एन एक्स एन माइनस 1। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सपोज आपको दे दिया डी वाई डी एक्स, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सपोज x4। तो क्या आंसर आएगा आपका? आ जाएगा 4, यहाँ आ गया x4 माइनस 3 मतलब 4x3। ठीक है, अगर मान लो आपसे ये पूछा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4, अगर ये पूछा तो आप कैसे सोल्व करोगे? तो आप क्या करोगे? इसको पहले तो ऐसे कन्वर्ट करोगे कि x टू द पावर -4, कितनी पावर लिख दिया आपने? -4 लिख दी। और -4 आपने लिख दी तो अब n कितना? -4, x -4 -1 मतलब -4x -5 और -4 इसको आप क्या लिख दोगे? नीचे ले जाके लिख दोगे। ठीक है, तो और क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि डी वाई डी एक्स ऑफ √x, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? √x का क्या डिफरेंशिएशन होगा? फॉर्मूला आपका हमेशा यही लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? आप यहाँ पे देखोगे कि पावर कितनी है, हाफ का मतलब होता है, √ का मतलब होता है पावर हाफ। तो बस n आपका कितना हो गया? ये हो गया। तो n माइनस 1, तो 1/2 x 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो -1/2। तो अगर पावर नीचे जाएगी तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? प्लस में, और प्लस में गई तो हाफ को क्या लिख सकते हो आप? √ लिख सकते हो। तो 1/2 √x इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखाता हूँ, जो कि है आपका डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ
कोस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स आपका क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स लेकिन नेगेटिव में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है तो ये होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा नहीं दिख रहा तो एग्जाम्पल हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं नए फॉर्मूले। तो नीचे वाला मैं वहाँ लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स ये कितना होता है ये होता है आपका कोसेक एक्स एंड कोट एक्स इंटू कोट एक्स लेकिन माइनस का। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले और हैं। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना होता है ई टू द पावर एक्स होता है और डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स आपका कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, तो ये आपके जनरल फॉर्मूले हैं जिनको आपको हमेशा के लिए लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको मेंशन कराता हूँ। इससे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं बाद में कभी वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो अभी मैं आपको सारे जितने भी कंसेप्ट एंड डिफरेंशिएशन से पे बेस्ड या फॉर्मूले हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है। तो इसके बाद में सपोज आपको आ गया कि ये बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो आप बोलोगे तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, आंसर क्या हो गया ये, तो आपका सवाल क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो साइन एक्स का और आंसर लिख रहे हो कोस एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी और के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, मतलब अगर यहाँ जो भी फंक्शन आप लिखोगे उसमें जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं वहाँ पर। मतलब ये कि अगर आपसे ये पूछ ले कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोस टी, अगर ऐसे बोल दिया तो यहाँ जो आपने फॉर्मूला लिखा कोई भी आपने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें वेरिएबल क्या आ रहा है टी आ रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप अगर ऐसे लिखते हो कि कोस का तो होता है साइन टी माइनस का, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। जितने भी फॉर्मूले हमने वहाँ पर लिखे थे वहाँ पर यहाँ भी x था और यहाँ भी कोई ना कोई x का ही फंक्शन था। ठीक है, लेकिन यहाँ x का फंक्शन नहीं है। अगर x का फंक्शन नहीं हो तो हम क्या करें, तो भी हम क्वेश्चन को तो सोल्व कर देंगे लेकिन कुछ और हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इस बात को बिल्कुल कान खोलकर ध्यान से सुनना। अगर आपको ऐसे करना है, सपोज डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर आ गया आपका सपोज साइन टी, ऐसे आ गया, तो फंक्शन किसका है, फंक्शन है टी का। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करो, आपको पता है अगर ऐसा होता कि डी वाई डी टी ऑफ साइन टी, मतलब साइन टी का डिफरेंशिएशन अगर टी के रेस्पेक्ट में ही करना होता तो आप बेझिझक आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों सेम ना हो तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन अब क्या करेंगे, तो फिर दिक्कत हो गई, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है। क्या करेंगे कि ये जो साइन टी है पहले इसका टी के रेस्पेक्ट में कर दो। आपसे किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो लेकिन फंक्शन दे रखा है टी का, तो पहले आप इसको टी के रेस्पेक्ट में कर दो। तो टी के रेस्पेक्ट में करोगे तब तो आंसर क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब x आपको क्या करेगा, x टांग अड़ाएगा कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में पूछा था, आपने तो t के रेस्पेक्ट में कर दिया। ठीक है, पूछा किसके रेस्पेक्ट में था, x में, कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो इस t को भी थोड़ा लालच देना पड़ेगा, इसको भी शांत करना पड़ेगा। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका,
एक्स का डिफरेंशिएशन, और एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। मतलब इनटू क्या करोगे आप, डी एक्स अपॉन, सॉरी गलत बोल दिया हमने, गलत बोल दिया। टी का डिफरेंशिएशन आपको और करना पड़ेगा, किसका, टी का डिफरेंशिएशन आपको और करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब ये कि पूछा तो था एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन आपने कर दिया टी के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, इसको भी थोड़ा सा समझाने के लिए एक्स को इसके रेस्पेक्ट में भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन किसका, जो वेरिएबल यहाँ था उसका। मतलब इनटू करोगे आप डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स का नहीं करना, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। किसका करना है, इसका करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और करता हूँ, तो एक दो एग्जांपल और करते हैं इसका। जैसे आपको दे रखा है डी वाई डी एक्स टी स्क्वायर, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखा कि यहाँ वेरिएबल कुछ अलग है और यहाँ कुछ जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो वेरिएबल क्या है, कुछ अलग है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए इस कंडीशन में पहले तो हम टी स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे, क्योंकि हमें टी के रेस्पेक्ट में ही तो आता है। टी का कितना होगा, 2t हो जाएगा। मतलब बातें वही हैं, x की पावर n का क्या हो, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है। तो उसी तरह टी स्क्वायर का कितना होता है, 2t। लेकिन ये होता है t के रेस्पेक्ट में और ये होता है x के रेस्पेक्ट में। तो टी स्क्वायर का 2t तो हो जाएगा, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, वो t के रेस्पेक्ट में हुआ है। लेकिन हमें किसके रेस्पेक्ट में करना था, x के रेस्पेक्ट में। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ किसका फंक्शन था, t का फंक्शन था, तो t का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये कि डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज यहाँ मैं लिख रहा हूँ x फंक्शन ऑफ t, किसका डिफरेंशिएशन, एक उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसमें वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, t, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, हमें जो भी फॉर्मूले याद होते हैं हमें उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फॉर्मूले याद होते हैं। तो पहले तो इस एफ टी का हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो टी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले हमें उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में याद होते हैं। तो पहले तो हम कर देंगे डिवाइड डी टी ऑफ एफ टी, लेकिन उस टी का भी डिफरेंशिएशन हमें करना होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्स। तो इनटू हो जाएगा डी टी अपॉन टी एक्स। ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद में ये होता है कि मान लो डी वाई डी एक्स, किसका डी वाई डी एक्स, F1, मान लो कोई फंक्शन दे रखे हैं आपको, सपोज F1 दे रखा है, प्लस F2 दे रखा है, प्लस F3 दे रखा है, बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं प्लस के अंदर। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। F1 प्लस फंक्शन डी एफ का कर दोगे और प्लस डी एफ 3 का कर दोगे। मतलब समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है सपोज एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ये बोल दिया कि इसका डिफरेंशिएशन करो। तो तीन आपको एक फंक्शन दिख रहे होंगे, लेकिन तीनों फंक्शन किसके, एक्स के फंक्शन है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, साइन एक्स का कितना होगा कोस एक्स, लॉग एक्स का कितना होगा 1/x। तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो प्लस वाले का आप डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर दोगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई में दो फंक्शन आ जाएं तो डिफरेंशिएशन आप किस तरीके से करोगे। मल्टीप्लाई का मतलब सपोज आपको मिल गया कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अगर होता तो हम एक्स स्क्वायर का अलग करते प्लस साइन एक्स का अलग से करते और अपना आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर तो दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के लिए एक फॉर्मूला लगता है, उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं डी वाई डी एक्स यू इंटू वी। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको, यू वी वाला फॉर्मूला बोलते हैं या यू इंटू वी वाला फॉर्मूला हम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि पहले किसी एक को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो।
प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो पहले हमने u को एज इट इज़ छोड़ दिया और dv अपॉन dx कर दिया, प्लस फिर v को हमने एज इट इज छोड़ दिया और du अपॉन dx हमने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले को देखते हैं, इसमें दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। तो हमने एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, प्लस अब साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दिया और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x होता है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन भी कर लेते हैं। अब बस थोड़ी सी आपको एक एडवांस बात हम और बता देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आता है कि साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? या फिर ऐसा आ जाए dy dx साइन स्क्वायर x, या ऐसा आ जाए dy dx साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो और एक और हम लिखते हैं dy dx 2 साइन एक्स। देखिए, ये 4 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन चारों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, dy dx ये दिख नहीं रहा, चलो dy dx 2 साइन एक्स। तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 2x आ रहा है, यहाँ पर क्या x है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस x होता है, लेकिन वहाँ पर अंदर क्या था x था, लेकिन अब अंदर x नहीं है, अंदर क्या है, अंदर 2x है। तो आप क्या करोगे, एक बार के लिए तो आप इसका डेरिवेशन इसको x कंसिडर करके ही कर दीजिए। ठीक है, मतलब कैसे कि इसको ऐसा कैसा कर दीजिए, साइन x का कितना होता है कोस x होता है, तो साइन 2x का आप क्या कर दो कोस 2x कर दो बिना सोचे समझे। ठीक है, साइन 2x का क्या होता है कोस 2x, साइन x का कितना कोस x, साइन 2x का कितना कर दोगे कोस 2x। लेकिन थोड़ी सी अभी कमी है, क्या कमी है कि जो 2x आया है, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर यहाँ पर x नहीं है, अगर यहाँ पर x नहीं है, अगर कोई दूसरी चीज़ है, सपोज यहाँ t होता तो आप क्या करते, तो आप यहाँ dt अपॉन dx करते, उसका डिफ्रेंशिएशन करते नहीं करते। तो क्या यहाँ पर x है, x नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x है। तो क्या आपको इस 2x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x? तो आप बोलोगे हाँ करना पड़ेगा। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन, एक बात चलो यहाँ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है पहले तो आप कांस्टेंट को ऐसा कैसा छोड़ दोगे, डिफ्रेंशिएशन आप खाली इसका कर दो। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, तो x की पावर तो होती है 1, तो n(n-1) वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n(x)(1-1), मतलब 1 इंटू एक्स पावर 0, और किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, मतलब 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, 3x का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 4x होगा। तो हमें इसके डिफ्रेंशिएशन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर मुझे 2 भी चिपकाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिल गया साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या s का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला इसका नहीं पढ़ा था, ये क्या है साइन का स्क्वायर है। तो जब पावर आती है तब आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप बोलोगे हाँ पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर x की पावर हो तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पावर x की नहीं है, यहाँ पावर किसकी है साइन की पावर है। ठीक है, चलो आपको ज़्यादा समझाने के लिए पावर को मैं ले लेता हूँ, कितना ले लेते हैं, पावर को 4 ले लिया। ठीक है, तो x की पावर किसकी पावर हो तब डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तब आप x की पावर n हो तो आप बोलते हो n(x)(n-1), तो इसको x की पावर n समझकर ही डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। मतलब आप x की, अगर सपोज यहाँ पे x की पावर ही 4 है तो आप क्या बोलते हैं कि 4, फिर x की जगह यहाँ पे क्या है साइन x है, और साइन x की पावर कितनी हो जाएगी अब 3 हो जाएगी। लेकिन क्या यहाँ पर x था, आप बोलोगे यहाँ पर x तो नहीं था, यहाँ पर साइन x था। क्या यहाँ पे x की पावर 4 थी, नहीं, यहाँ पे साइन x की पावर 4 थी।
तो अब जो साइन, जिसकी भी पावर साइन 4 थी उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। किसकी पावर 4 थी, साइन की। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कोस एक्स। तो ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पावर है वो एक्स के ऊपर है ना कि साइन के ऊपर। यहाँ जो पावर है वो एक्स के ऊपर है ना कि साइन के ऊपर है। तो साइन कुछ थीटा, साइन कुछ एक्स ही तो है, लेकिन एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ कैसे करेंगे, जैसे साइन एक्स का करते हैं वैसे ही कर देंगे। साइन एक्स का कोस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर, क्या कोस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या ठीक लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर था। तो जो भी था उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो 2x से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह का फॉर्मेट आता है। तो आप क्या करोगे, जब भी कांस्टेंट बाहर हो, कांस्टेंट को आप पहले ही बाहर कर लो और डिफ्रेंशिएशन कर दो इसी जो बचा हुआ है उसका। मतलब इसका हो जाएगा cos x 2 cos x। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। और डिफ्रेंशिएशन वाला जो भी टर्म थी वो हमने ख़त्म कर दिया इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको यहाँ पर वेक्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जो भी फ्रेंड है आपके, चाहे आपके आसपास हों, चाहे आपके कहीं रिलेशन में कहीं दूर हों, आप उनको चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू।